हेलो एवरीवन, ओनली आईएएस चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये हमारा कंटेम्प्रेरी जियोग्राफिकल लोकेशंस का 5th लेक्चर है। दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हमने फरवरी तक कंप्लीट कर लिए थे। एंड बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर आई रियली वांट टू अपोलोजाइज ऑन द डिले। आई एम रियली सॉरी गाइज। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से दिस इज़ इन माई माइंड कि आई हैव टू मेक द लेक्चर एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन सो बिजी। आज मुझे जैसे ही टाइम मिला है आई हैव मेड दिस लेक्चर एंड अगेन आई एम रियली सॉरी कि ये मैंने काफ़ी लेट लेक्चर डाला है, लेकिन फिर भी अभी 10 दिन बाकी हैं। वी हैव इनफ टाइम। आई विल बी कंप्लीटिंग द होल लेफ्ट आउट जियोग्राफिकल लोकेशंस इन द करंट अफेयर इन द 2 लेक्चर्स। ठीक है, पहले के अंदर हम सारी इंटरनेशनल लोकेशंस पढ़ेंगे और सेकंड के अंदर हम जितनी भी इंडिया के अंदर लोकेशंस है उन सब की स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हम सारी इंटरनेशनल लोकेशंस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा सा आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो पहले वाले लेक्चर्स थे उनको रिवाइज़ कर लिया होगा। देखो, अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो इन पे सब पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अचानक से आपको नहीं याद रहेगा। एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ करना। इसका पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। एटलीस्ट पीडीएफ से रिवाइज़ कर लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूँगी कि ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहा है, बहुत बार न्यूज़ में रहा है, तो उसको या तो आप अपनी एक छोटी सी डायरी में लिख लो या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे भी आप लोग रिवाइज़ करो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी सबसे पहले ना एजियन सी यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में रहा है। एजियन सी का आप लोकेशन देखो कहाँ पे लोकेटेड है। ये मेडिटेरेनियन सी के बीच में मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। और किस किस के बीच में लोकेटेड है? ये ग्रीक और एंटेलोनिया के बीच में लोकेटेड है। ग्रीक और एंटेलोनिया प्लेट्यू। एंटेलोनिया प्लेट्यू जो है ये टर्की का प्लेट्यू बनाता है। और ये सी जो है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा से होता हुआ एजियन सी से मेडिटेरेनियन सी के अंदर पूरा कनेक्ट करता है। सो दिस इज़ द ओनली कनेक्टिंग वे ब्लैक सी से। अगर हम वहाँ के ऊपर कनाल्स के बारे में बात ना करें तो सी वाइज दिस इज़ द ओनली कनेक्टिंग वे। ब्लैक सी से सी ऑफ मरमारा से होता हुआ यहाँ पे एजियन सी टू मेडिटेरेनियन सी, ये पूरी कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सी। यहाँ पे 2 आपके स्ट्रेट्स दिखेंगे, स्ट्रेट्स ऑफ डार्डलिंस और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। कहाँ पे दिखेगा स्ट्रेट्स ऑफ डार्डलिन एंड बॉस्फोरस? ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 जो करवाया था, जिसके अंदर मैंने सिर्फ इंटरनेशनल लोकेशंस करवाई थी, एक बार उसमें जाके देखो। वी हैव स्टडीड दिस होल सीरीज़ कि कहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर कौन सा सी कहाँ पे है, किस तरीके से लोकेटेड है। देखो यार, इनका रिलेटिव लोकेशन देख लेना। यूपीएससी ना जनरली रिलेटिव लोकेशन पूछती है कि एड्रियाटिक सी या आयोनियन सी या फिर एजियन सी या ब्लैक सी, इन सब को नॉर्थ टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट से वेस्ट के बीच में इसका पूरा अरेंजमेंट पूछ सकती है। तो एक बार ना मेडिटेरेनियन वाला, यूरोपियन वाला जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ में था अंगकोर वॉट और खोखेर कंबोडिया के अंदर। ये 2 टेम्पल्स हैं, ये 2 हिंदू टेम्पल्स हैं एंड दीज आर लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स एवर बिल्ड। हिंदू गॉड विष्णु के टेम्पल्स हैं ये। और इनका बस ये ध्यान कर लो कि है कहाँ पे, ये कहाँ पे है? ये कंबोडिया के अंदर है। ओके, अच्छा, कंबोडिया के साथ फिर इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर्स, हमने देखा था कि लाओस दी ओनली साउथ एशियन कंट्रीज जो लैंडलॉक्ड है। बाकी कोई भी साउथ एशियन कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है, सब किसी न किसी सी से मिलती है। जैसे कि वियतनाम जो है, हनोई इसका कैपिटल है। ये गल्फ ऑफ टोनकिन, ये देख लो गल्फ ऑफ टोनकिन कहाँ पे आता है? ये ईस्ट सी गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पे, अंडमान सी यहाँ पे है। ठीक है, तो वियतनाम मोस्टली जो है ये ईस्ट सी की तरफ खुलता है। कंबोडिया का एक छोटा सा पोर्शन और थाईलैंड दोनों गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर ओपन होते हैं। लाओस इज़ द ओनली कंट्री जो लैंडलॉक्ड है, कहीं से इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा, फिर 2 कंटिन्यूसली हर बार न्यूज़ में रहते हैं, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रिसेंट एंड ट्राइंगल क्या है? ये 3 कंट्रीज़ के नाम हैं जहाँ से
इलीगल ओपियम का प्रोडक्शन होता है। ये तीनों जगह ऐसी है जहाँ से ओपियम का बहुत प्रोडक्शन होता है, और क्योंकि इंडिया इनके बीच में फॉल होता है तो इंडिया के अंदर इलीगल ट्रेडिंग जो ओपियम का हो गया वो सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं? ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज आती हैं। और गोल्डन ट्रायंगल के अंदर अपनी आती है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये 3 कंट्रीज आती हैं इसमें। देखो क्रिसेंट से याद रख लेना कि जनरली जो मून होता है, मून इज़ इन क्रिसेंट फॉर्म। सो जितनी भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़, वहाँ पे गोल्डन क्रीसेंट नाम है उसका, और ट्रायंगल ही यहाँ पे ट्रायंगल बनाता है। तो ये थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये तीनों हमारी गोल्डन ट्रायंगल की कंट्रीज़ हैं। देखो जैसे भी ट्रिक से याद रहे, आपको याद रखने का बात है। ये बहुत बार ना इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्रिसेंट कौन सा था, ट्रायंगल कौन सा था, तो हम उल्टा याद रख लेते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे ज़ेग्रेब एक कंट्री कैपिटल है विच इज़ इन क्रोएशिया। क्रोएशिया कहाँ पे है? क्रोएशिया का लोकेशन देखना है हमें। तो क्रोएशिया जो है ये एक कंट्री है यूरोप का जो एड्रियाटिक सी के अंदर ओपन होता है। तो एड्रियाटिक सी के अंदर ओपन होता है। हम ना अब इसकी पूरी लोकेशन देखेंगे। यहाँ पे देखो रेड पेन दिख रहा है आपको, ये क्रोएशिया है, जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है ना, ये क्रोएशिया है। यहाँ पे ये एड्रियाटिक सी है, और ये एड्रियाटिक सी आगे चल के मेडिटेरेनियन सी से ओपन होता है। तो बस इसका लोकेशन ध्यान रखना है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये कौन से सी के अंदर ओपन होती है। इसके साथ ही बाकी कंट्रीज़ भी देखेंगे हम छोटी सी, जैसे इटली है हमारा। इटली का लोकेशन देखो, इटली एड्रियाटिक सी और टायरेनियन सी दोनों के बीच में फॉल होता है। ओके, और यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है ये अपना। यहाँ पे एक माल्टा है। तो माल्टा क्या है? छोटा सा आइलैंड है जो यूरोप का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, आप बोल सकते हो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप ये यहाँ पे है। इसके अलावा एक बार सीज़ का लोकेशन देख लो कि यूरोप के अंदर कितने सारे सी हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। नॉर्वेजियन सी नदर्न मोस्ट सी में आता है। यहाँ पे वाइट सी है। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे आपको कारा सी भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ये बाल्टिक सी, अपना बाल्टिक नेशंस के पास में। नॉर्थ सी जो यूनाइटेड किंगडम को मेन कॉन्टिनेंट जो हमारे यूरोप का है उससे कनेक्ट करता है। बे ऑफ बिस्के है यहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी है, टायरेनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे अपना एजियन सी है, यहाँ पे आयोनियन सी है, इन सब, और यहाँ पे ये ब्लैक सी है और कैस्पियन सी है। अब इनको एक बार थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन में चेक कर लो कौन सा कहाँ पे लोकेट हो रहा है। जैसे पता होना चाहिए कि नॉर्थ सी वेस्टर्न साइड में है, बाल्टिक सी ईस्टर्न साइड में है, कैस्पियन सी बिल्कुल सबसे ईस्टर्न मोस्ट में आता है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक सी है, फिर एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी है। कोई सीरीज़ बना के याद कर लो, या फिर एक बार पॉज करके एक बार हाथ से लिख लो। यार मेरे को तो देखो जनरली हाथ से लिखा हुआ जल्दी याद रहता था। बाकी अगर जैसे भी आपको याद रहता है ना, इसको 2-3 बार देख लो। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इन सीज में से कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग डेफिनेटली यूपीएससी में फंसा देगी। तो एक बार इनको देख लो। और दूसरा इसमें क्या देखना है कि कौन सी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड है। ये मैंने यूरोप में करवाया है, तो इसको मैं डिटेल में अभी वापस नहीं करूँगी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको इसमें ये देखना है कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज इसमें कौन कौन सी हैं। यूरोप में ज़्यादा लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं नहीं। ऑस्ट्रिया है यहाँ पे, लिंचस्टाइन है यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड है, लक्समबर्ग है, चेक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, मोल्डोविया है जो आई थिंक ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और सर्बिया है। और यहाँ पे 1-2 कंट्रीज़ और है छोटी सी जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। एक यहाँ पे एंडोरा है जो बहुत ही छोटा सा कंट्री है स्पेन और फ्रांस के बीच में। लक्समबर्ग भी 3 कंट्रीज़ के बीच में फॉल होता है, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। लिंचस्टाइन एक अलग छोटा सा बिल्कुल छोटा सा कंट्री है जो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फॉल होता है। तो इस तरीके से एक बार इसको देख लेना। फिर एक बार ये बाल्टिक नेशंस देख लो कि बाल्टिक नेशंस कहाँ पे है। जैसे इस्तोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुनिया हो गया, ये देख लो। और रशिया का देखो ना, बड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके। जैसे एक रशिया का यहाँ पे छोटा सा बाल्टिक सी में भी ओपन होता है। ओके, आगे देखो। एक ओपेक वाला तो क्या हर साल न्यूज़ में रहता है। तो ओपेक क्या है? 13 नेशंस का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ऐसी कंट्रीज जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है। 14 सितंबर 1960 को बगदाद के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था। तो
1965 से इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर ही नहीं है, वहाँ पे कोई भी पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ना आपको ये अपडेटेड नहीं मिलेगा। कतर ने ओपेक को छोड़ दिया था 1 जनवरी 2019 को, तो ये एक्चुअली 2018 का मैप है, इसलिए यहाँ पे आपको कतर भी दिख रहा है इसकी ओपेक मेंबर में। ये भी इसका फॉर्मल मेंबर बन गया है। 1961 के अंदर कतर ने इसको ज्वाइन करा था, लेकिन 2019 में इसको छोड़ दिया। और भी काफ़ी कंट्रीज हैं जो इसके फॉर्मल मेंबर बन चुकी हैं। तो कतर क्या है? कतर एक्चुअली ये क्या है कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए, लेकिन कतर अभी नेचुरल गैस प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहता है, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द फॉर्म ऑफ द LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है हमारा, उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। तो एक बार देखो कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। देखो, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सऊदी अरेबिया विच इज़ इट्स डी फैक्टो लीडर, द UAE एंड वेनेजुएला। ये सारी इसकी कंट्रीज़ आती हैं। कतर को यहाँ से, इसको छोटा सा यहाँ पे है, कतर को हटा दो, बाकी इसकी सारी कंट्रीज़ हैं। मोस्टली आप ये देखो कि इसकी जो कंट्रीज़ हैं सिर्फ 2 ही ऐसी हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर हैं, इक्वाडोर और वेनेजुएला। बाकी इसकी जितनी भी ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर हैं। तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो ओपेक की मेंबर है क्या। और दूसरा, मैक्सिमम जो रशिया क्या है ना, इसका मेजर पार्ट है, लेकिन रशिया इसका मेंबर नहीं है। रशिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक कंट्रीज़। इसके फॉर्मर मेंबर्स में क्या आ जाएगा? इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर। अच्छा, ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पे ये वाला इसका फॉर्मर कंट्री है, ये वाला मैप अपडेटेड नहीं है, ये फॉर्मर कंट्री। तो इनको ध्यान से रख लेना कि इंडोनेशिया भी जो है इसका फॉर्मर मेंबर है, अभी इसका करंट मेंबर नहीं है। तो ये ना एक ओपेक प्लस काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक प्लस में अदर 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर अपना अजरबैजान, बहरान, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सूडान, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। जिसमें देखो रशिया का नाम ना ओपेक प्लस के अंदर आता है, ओपेक में नहीं आता है, इसलिए इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। ओपेक प्लस के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ आ रही हैं जो नई इंक्लूडेड हो गई हैं। ओके, तो ये अपना हो गया ओपेक के बारे में। अभी यहाँ पे एक नाइल रिवर पे इजिप्ट में एक डैम बना है जिसका नाम है हाई असवान डैम। लोकेशन देख लो, इसकी नाइल रिवर के पास है, लेक नसर के पास। लेक नसर जो है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने इसको पहले वाले लेक्चर में शायद पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो बता देती हूँ। ये ना एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड लेक है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है, और ये फ्रेश वाटर की लेक है जो नाइल रिवर के वाटर से ही बनी हुई है। ये जो पूरा डिजर्टेड एरिया है ना अपना सहारा का, इसके अंदर ये इट्स लाइक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर रिसोर्स हियर। तो बस इसकी लोकेशन देख लो, कहाँ पे है ये? इजिप्ट में है असवान डैम, और कौन सी रिवर पे है? नाइल रिवर पे है। इस तरीके से बन रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा एक और डैम है जो जिसे ग्रेड बोलते हैं, ग्रांड इथोपियन रेनेसा डैम, या फिर इसे मिलेनियम डैम, या फिर इसे हाइड्से डैम भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे बना हुआ है? ये ब्लू नाइल रिवर पे बना हुआ है। ब्लू नाइल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये कहाँ पे बन रहा है? यूथोपिया के अंदर बन रहा है, इथोपिया में। तो ये जब बन के कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो ये जैसे आप देख सकते हो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा तो ये अफ्रीका का बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाएगा। लोकेशन ध्यान रखनी है, नाइल रिवर इजिप्ट पे, यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, रेड एरो देखो यहाँ पे, आसमान यहाँ पे है, और ये ग्रेड कहाँ पे है? ये रहा ग्रेड का, कहाँ पे है? ये इथोपिया के अंदर है। ओके, इसके साथ ही 2-4 लेक की लोकेशन देखो, जब कोई भी मैप देखो तो उसे पूरा देखा करो, ठीक है। तो ये नाइल रिवर है, नाइल रिवर कहाँ पे गिर रही है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर फॉल हो रही है, ठीक है। लेक विक्टोरिया ऐसी लेक है जहाँ से इक्वेटर जो है वो ऑलमोस्ट इसके बीच में से निकलता है। और जितनी भी लेक आपको दिख रही है ना, लेक विक्टोरिया, लेक एल्बर्ट, यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी लेक्स हैं, ये सारी की सारी रिफ्ट वैली की लेक है। यहाँ पे क्या है? ये अफ्रीका की प्लेट डाइवर्ज हो रही है ना, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आपको पता है ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका वाली जो डाइवर्जन प्लेट है, इट्स मूविंग अवे ना, डाइवर्जन हो रही है, तो उसकी वजह से ये सारी लेक्स बनी हुई है। तो यहाँ पे एक बार देख लो कौन कौन सी लेक है। लेक ताना है यहाँ पे, लेक नसर है हमारे यहाँ पे,
और यहाँ पे लेक अल्बर्ट है, लेक विक्टोरिया है। इन 4-5 देखो यार, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, लेक ताना कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर लेक विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है। सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लोगे याद रह जाएगा। और बस ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेड है ये ब्लू नाइल पे है, और जो हमारा जो हमारा असवान लेक है ये हमारा नाइल रिवर पे है, इजिप्ट के अंदर। ओके, ठीक है। उसके बाद में रीयूनियन आइलैंड हमारा काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो रीयूनियन आइलैंड क्या है, ये ना फ्रांस का एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरी है, आइलैंड है यहाँ पे छोटा सा, मॉरिशियस के पास में। तो ये इंडियन ओशन के अंदर फॉल होता है, लेकिन ये फ्रांस के अंदर आता है। इट्स एन ओवरसीज डिपार्टमेंट है इसका। तो इसका लोकेशन देख लो कि कहाँ पे है, मेडागास्कर के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में यहाँ पे पड़ता है रीयूनियन, जो फ्रांस का है। ओके, और उसके जस्ट ऊपर है मॉरिशियस। अच्छा, एक इंडिया और म्यांमार के बीच में एक छोटी सी रिवर है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, बहुत छोटी सी, अराउंड 160 किलोमीटर की है, तियाऊ रिवर। तियाऊ रिवर आपको ऐसे तो दिखेगी नहीं, लेकिन तियाऊ रिवर बहुत छोटी है। देखो यार, 160 किलोमीटर की है सिर्फ, तो मैप में तो जाहिर सी बात है दिखेगी नहीं, लेकिन ये रिवर बाद में जाके ना तुईपुई रिवर की एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी लोकेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली इसके साथ ही जाके मर्ज हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी यहाँ पे, हमने ना यहाँ पे म्यांमार के साथ में एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट ओपन करा है। कहाँ पे, जोखावतर पे, वो मिज़ोरम के पास है। मिज़ोरम के पास इस सेकेंड फैसिलिटी है जहाँ पे हमने इमिग्रेशन चेक पोस्ट एक ओपन करा है। किसके बाद में, जोरिनपुई हमारा पहला था, उसके बाद में हमने जोखावतर जो है वो सेकंड हमारा इमिग्रेशन चेक पोस्ट ओपन करा है। नाम याद रख लो, मिजोरम के अंदर है, कौन सी कंट्री के साथ, म्यांमार के साथ है, और कितने हैं, 2 हैं, दोनों के नाम याद रख लो, कॉपी में लिख लो। इट लुक्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, लेट्स मूव अहेड। कुर्ली आइलैंड न्यूज़ के अंदर है, जाहिर सी बात है। कुर्ली आइलैंड के आप लोकेशन देखोगे तो ये हमेशा कंट्रोवर्शियल एरिया है, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्शियल एरिया है जापान और रशिया के बीच के अंदर। तो ये दिख रहा है, जो जापान और रशिया को जो जोड़ रहा है ना, ये कुर्ली आइलैंड है। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक ओरिजिन है इसका। आर्किपेलागो है, लगभग 56 आइलैंड से छोटे बड़े इस आइलैंड के अंदर। तो इट वॉज कंट्रोल्ड बाई मॉस्को। उसके बाद में सिंस बीइंग सीज्ड, इन्होंने 1945 के अंदर इसको ले लिया था। तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। तो कुर्ली आइलैंड ना पूरा है यहाँ पे, रशिया के कामचत्का पेनिनसुला से लेके जापान को यहाँ पे कनेक्ट करता है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। इस पे है कि कौन करेगा। तो डिस्प्यूट क्या है इसका, डिस्प्यूट 4 इसके जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, जिनको जापान अपनी नदर्न टेरिटरी बताता है, उस पे आइलैंड है। तो ये वो रो है जिसने रशिया और जापान को प्रिवेंट करा था एक पीस ट्रीटी साइन करने पे, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया था। तो ये जापान के होक्काइडो से लेके रशिया के कामचत्का पेनिनसुला तक पूरा लोकेटेड है। 2 को सेपरेट करता है, पैसिफिक ओशन को और ओखोत्सक सी को, दोनों को सेपरेट करता है। ध्यान रख लो, ओखोत्सक सी का लोकेशन कहाँ है, रशिया के बिल्कुल यहाँ पे, रशिया में ही है ऑलमोस्ट, जापान का बॉर्डर बनता है इसका ओखोत्सक सी। ओखोत्सक से अब अगर आपको याद है तो अपनी कोल्ड करंट भी आती है, ओशोयो कोल्ड करंट, ठीक है ना। तो ये पैसिफिक और ओखोत्सक दोनों को सेपरेट करता है। ये जियोलॉजिकली इनस्टेबल है। अगर आपको रिंग ऑफ फायर याद आ रही हो, रिंग ऑफ फायर, अगर आपको रिंग ऑफ फायर का डायग्राम याद है, जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स होते हैं, उस रिंग ऑफ फायर का पार्ट है ये। यहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे, एक्टिव वोल्केनोज मिलेंगे, अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज अर्थक्वेक्स, यहाँ पे अर्थक्वेक एंड छोटा बड़ा सुनामी और टाइडल वेव काफ़ी कॉमन फिनोमिना है यहाँ पे। कुर्ली आइलैंड में क्या ध्यान रखना है, लोकेशन ध्यान रखना है, कौन से 2 सी को, ओखोत्सक सी और पैसिफिक ओशन को सेपरेट करती है, किसको कनेक्ट करती है, जापान के होक्काइडो को रशिया के कामचत्का से कनेक्ट करती है, ठीक है। लोकेशन ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही बात हो जाती है। सी ऑफ ओखोत्सक है, जनरली ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रशिया में ही कनेक्टेड है। यहाँ पे पीछे थोड़ा सा, यहाँ जो इसका यहाँ पे एंड होता है, वहाँ पे कुर्ली आइलैंड और जापान का है। तो यहाँ पे जो इसके सदर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं, ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये है डिस्प्यूटेड आइलैंड। ओके ओके, यहाँ पे एक कनाल बना है नया, डेन्यूब ओडेर एल्ब
कनाल प्रोजेक्ट बना है, ये 3 रिवर्स को कनेक्ट कर रहा है। कहाँ, किसको? ओडेर को, एल्ब और डेन्यूब रिवर को कनेक्ट कर रहा है। और ये क्या करेगा कि जो हमारा ब्लैक सी टू बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी के बीच में नेविगेशन है ना, उसके लिए एक अल्टरनेट वे प्रोवाइड करेगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये कनाल कहाँ पे है, कहाँ पे है ये कनाल? यूरोप के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक मेकोंग रिवर पे क्वेश्चन था। तो मेकोंग रिवर का पहले यह ध्यान रखो कि जो अपर पार्ट है ना, इसको लैंडकिंग से ऊपर वाला एरिया क्या बुलाते हैं? इसको लैंडकेंग बुलाते हैं, ठीक है। लैंडकांग बोल दो, लैंडकेंग बोल दो, जो है। अच्छा, ये कहाँ से निकलती है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो कहाँ से निकलती है ये? मेकोंग रिवर जो है हमारी चाइना से, म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से और कंबोडिया से होके निकलती है। ये मेजर कंट्रीज है जहाँ से मेकोंग रिवर अपनी पास होती है। उसके बाद में ये वियतनाम के इधर और कंबोडिया के अंदर एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है और ये साउथ चाइना सी के अंदर एम्प्टी हो जाती है। सो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये तिब्बतियन हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हुई, चाइना में यहाँ पे तिब्बत हाईलैंड है, यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई साउथ चाइना सी के अंदर फॉल होती है। ओके, अभी 2 आइलैंड्स है यहाँ पे, नातूना आइलैंड्स और पारासल आइलैंड। नातूना आइलैंड की लोकेशन देखो यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पे लोकेटेड है, साउथ चाइना सी के सदर्न साइड के अंदर। आर्कपेलेगो है ये लगभग 272 आइलैंड्स का, जो साउथ पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी का पार्ट है। ये ना अभी इंडोनेशिया की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है और इंडोनेशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसका, और चाइना ने जो अपना वाइडली बना के रखा है कि ये मेरा पूरा एरिया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा चाइना का 9 डैश लाइन, तो ये यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आता है, नाटूना आइलैंड। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, नाटूना आइलैंड की बस कहाँ पे लोकेशन आएगी इसकी? साउथ चाइना सी के अंदर इसकी लोकेशन है। अच्छा, सेकंड है पारासल आइलैंड। ये तो आपको पता ही है कि पारासल आइलैंड कहाँ है, अपना साउथ चाइना सी के अंदर है। इसको जीशा आइलैंड या फिर होएंग्स आइलैंड भी बोलते हैं। नाम देखो, अल्टरनेट नाम हमेशा ध्यान रखा करो, यूपीएससी को मज़ा आता है ऐसे डिफरेंट ट्रिकी नेम देके क्वेश्चन पूछने में। साउथ चाइना सी के अंदर एक बार इन सारे आइलैंड्स की लोकेशन देख लो, कहाँ पे कौन सा लोकेशन है। ये रहा नाटूना आइलैंड, अनाम्बस आइलैंड, स्कार्बो आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, पारासल आइलैंड, ठीक है एक बार। और ये किसके अंदर फॉल होते हैं सारे? इसकी जो 9 डैश लाइन है उसके अंदर। अच्छा, ये अभी 2 कुछ रीफ्स के बारे में ये न्यूज़ में थे, रीफ स्पेशली फॉर दी सम डेटा दे कलेक्टेड फ्रॉम दीज रीफ्स। तो ये मैंने रखी है स्लाइड, बट ये मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आप एक बार इस स्लाइड को देख लेना। और ये सारे के सारे जो रीफ्स हैं ये स्पार्टले आइलैंड का पार्ट बनाते हैं। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है 6+2 ग्रुप, ठीक है। 6+2 ग्रुप क्या है? अफ़गानिस्तान, इट्स ए ग्रुप ऑन दी अफ़गानिस्तान। इनफॉर्मल कोलिएशन है ये। 6 इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, ये अफ़गानिस्तान है, रेड वाला जो दिख रहा है दिस इज़ अफ़गानिस्तान। इसकी जो 6 बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो आप बोलोगे कि रशिया और यहाँ पे यूएसए को क्यों दिखाया ना? रशिया और यूएसए +2 है यहाँ पे। 6 क्या है? दीज आर 6 और +2 क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया आर दी +2। और इसमें ध्यान क्या रखने वाली चीज़ है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ओके। इसकी जो क्योंकि हमारा ना अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर टच नहीं होता है, एक बहुत ही जम्मू कश्मीर का ऊपर एक हल्का सा एरिया हमारा टच होता है, लेकिन अभी वो हमारा पीओके के अंदर चला गया है, तो मतलब वो डिस्प्यूटेड बात हो जाएगी पूरी। तो ये कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं? चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, +2 क्या है हमारा? यूएसए और रशिया, क्योंकि इन दोनों के बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि जब अफ़गानिस्तान में मसला सुलझाने की बात आएगी तो यूएसए और रशिया डेफिनेटली
पार्ट बनेंगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोकनूर एक टेस्ट साइट है चाइना का, जहाँ पे चाइना ने सब क्रिटिकल और ज़ीरो यील्ड न्यूक्लियर टेस्ट करा था जिंगजियांग के अंदर। तो बस इतना सा ध्यान रख लो कि लोकनूर क्या है। क्वेश्चन सिंपल आ सकता है, व्हाट इज़ लोकनूर। अभी ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, थोड़ा सा देख लो। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल सिस्टम है, लगभग 2900 इंडिविजुअल रीफ है इसके अंदर। लोकेशन इसका यहाँ पे है। दिस इज आई थिंक दिस इज दी ओनली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो आपको मून से या फिर ISS से, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ से आपको ये दिख जाती है, इतनी बड़ी है। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? क्वींसलैंड के कोस्ट पे है, कोरल सी के अंदर ये लोकेटेड है। बाकी जो भी आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे एक्चुअली प्रिंसिपल कोरल रीफ्स के हैं। आपको इंडिया के चारों तरफ भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप पे, यहाँ पे अंडमान निकोबार पे भी। तो जनरली अगर आप थोड़ा सा इसे ठीक से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको जितनी भी कोरल्स है ना, मोस्टली आपको ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही दिखेंगे। तो ये एक काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन सा बन जाता है कि ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट के अंदर कोरल रीफ्स होते हैं या नहीं होते हैं। सो एज पर आई हैव स्टडीड, टेम्परेट एरिया के अंदर भी कोरल रीफ्स होते हैं और ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल के अंदर उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ओके तो ये ग्रेट बैरियर रीफ का पूरा लोकेशन है। अभी तो पूरा ब्लीच होने लग गया था, तो इसके नदर्न, सेंट्रल और सदर्न सेक्टर के अंदर ये बताया है कि कितना परसेंट ब्लीच हो गया था। इसका जो नदर्न सेक्टर है ये हेवीली ब्लीच्ड है, लाइक 81% जो है इसका सीवियरली ब्लीच हो गया था। तो ये मतलब अभी इट्स बिन सेड कि डिफरेंट इसके ब्लीचिंग के सेशंस चले हैं। जो 2020 वाला था वो काफ़ी डेंजरस था, इतने सारे रीफ्स उसमें से ख़राब हो गए कि शायद उनको वापस रिजनरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये अनाक काराकताऊ, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्या है? ये एक वोल्केनिक आइलैंड है। पहले ही ना ये इतना बड़ा पूरा आइलैंड हुआ करता था, दिस वॉज द कंप्लीट आइलैंड। उसके बाद क्या हुआ? 1883 के अंदर इसके अंदर इरप्शन हुआ, और वो इतना भयानक इरप्शन था कि इट ट्रिगर्ड ए मैसिव सुनामी। क्योंकि जब वोल्केनो इरप्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ अर्थक्वेक भी लाएगा। एंड इट वॉज सच ए ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन कि ये पूरा जो एरिया है, दिस एरिया, ये गायब हो गया यहाँ से। अभी यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है आपको, और बाकी ये पूरा एरिया गायब हो गया था यहाँ से। तो और यहाँ पे ये इससे इतना ज़्यादा इरप्शन हुआ था, इतनी ज़्यादा वोल्केनिक एशेज़ वगैरह निकली थी कि इसकी जो एशेज़ हैं वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया तक जाके मिली थी, और इसने एक पीरियड ऑफ ग्लोबल कूलिंग भी स्टार्ट कर दिया था। अभी रिसेंटली इसके अंदर वापस एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो इसकी लोकेशन, और दूसरा ये कि ये एक्टिव वोल्केनो है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये सुंडा स्ट्रेट के अंदर लोकेटेड है। और सुंडा स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है? इंडियन ओशन को और जावा सी को कनेक्ट करती है ये। और इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा, इन दो आइलैंड्स के बीच के अंदर ये लोकेटेड है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ओके चलो फिर ठीक है, एक बार इंडोनेशिया का पूरा मैप देख लेते हैं। तो ये इंडोनेशिया का पूरा मैप है। इंडोनेशिया के आइलैंड्स देख लो, सुमात्रा, जावा, बाली, यहाँ पे सुलावेसी। तो ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। लोकेशन इसकी एक बार देख लो कि कहाँ पे है। ये वैसे हम लोग ना कर चुके हैं अच्छे से, इसलिए मैं अभी बिल्कुल रिवाइज़ नहीं कराऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम की भी थोड़ी कमी है। ओके अच्छा ये देख लो, मैटरहॉर्न माउंटेन क्या है? मैटरहॉर्न माउंटेन क्या है? एल्प्स का एक माउंटेन है जो स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पर है, और ये एल्प्स का 6th हाईएस्ट माउंटेन है। बस ध्यान रखना है मैटरहॉर्न माउंटेन कहाँ पे है? यूरोप के अंदर। यूरोप में कहाँ पे? स्विट्जरलैंड और इटली के अंदर। किसका पार्ट है? एल्प्स का माउंटेन, एल्प्स का पार्ट है। ठीक है, बस ये 4 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। अच्छा इसके बाद में एक 3C इनिशिएटिव था। 3C इनिशिएटिव क्या है? इसके अंदर 12 यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, ये जो आपको दिख रही हैं ग्रीन कलर के अंदर, ये इसके मेंबर स्टेट्स इन्होंने एक फोरम बनाया है जिसका नाम दिया है इन्होंने 3C इनिशिएटिव। 3C क्यों दिया है? क्योंकि ये 3 सीज को कनेक्ट कर रहा है। कौन सी 3 सीज को? एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी और बाल्टिक सी, इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है। इन तीनों के बीच में जो भी कंट्रीज़ आ रही हैं जनरली वो इसकी मेंबर हैं, जैसे इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड। ये सब तो के नहीं पूछेंगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है, कौन सी 3 सीज है और 3C इनिशिएटिव कहाँ पे है। कहाँ
पे है, ये यूरोपियन सीज को कनेक्ट करता है। कौन से 3 सी? बाल्टिक, ब्लैक और एड्रियाटिक सी को कनेक्ट कर रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मुझे इसका कहीं पे मैप नहीं मिला तो मैं आपको इसे ऐसे ही बता रही हूँ। चूका डैम है जो वांगचू रिवर पे है, इंडिया और भूटान ने अपने कोलैबोरेशन से बनाया। ये चूका डैम भूटान के अंदर है। ये भूटान को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा और जो भी ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको ये इंडिया को सोल्ड कर देगा ताकि इसके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सके। सो ये इंडिया और भूटान के बाई लिटरल रिलेशंस का एक मेजर पार्ट है। ओके, अभी देखो RMIFS। RMFIS पहले क्या है? ये रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है। इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसका जो लोकेशन है वो ये वाला लोकेशन है। मेजर जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसका ये है। बाकी जो इसका जो रीजनल फॉर्म है वो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ये वाला है। 5 नेशन को यहाँ पे जो जनरली जो आइलैंडिक कंट्रीज़ हैं यहाँ पे उनको ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जैसे कि कोमोरोस हो गया, रीयूनियन आइलैंड हो गया, मेडागास्कर हो गया, सेचेल्स हो गया और मॉरिशस हो गया। इन 5 नेशंस को बना के IOC बना हुआ है हमारा। तो ये IOC की एजेस के अंडर ही RMIFS काम करता है ये। ओके, चाइना और यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा IOC के ऑब्जर्वर हैं और इंडिया अभी इसका ऑब्जर्वर बना है विद जापान एंड यूनाइटेड नेशन के साथ के अंदर। तो लेकिन इंडिया इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे इट लुक फॉर दी नेवी लाइजन ऑफिसर्स एट द रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एट मेडागास्कर और ऑल्सो एट द यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। किस लिए? फॉर द इम्प्रूव्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। कि इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन में तो मत जाना, लेकिन बस ये ध्यान रख लेना कि RMIFS क्या है और इंडिया क्या है, इसका ऑब्जर्वर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके मेंबर क्या हैं? ये 5 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर। तो अभी नेवी ने ना इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का एक गुड़गांव के अंदर ऑफिस खोला है। दैट इज़ अ सिंगल पॉइंट सेंटर जो जितने भी हमारे कोस्टल रडार चेन नेटवर्क है उनको लिंक करता है। तो IFS जो है हमारा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये लगभग 75,000 से 1.5 लाख शिप्स को रियल टाइम पे चेक करता है और ये एक्टिवली इंटरेक्ट करता है जो मैरीटाइम कम्युनिटी है उसके साथ में। तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, आप इसको स्किप भी कर दोगे चलेगा। इम्पोर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ऑफिस कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। अच्छा, ये एक रिवर है जिसके अंदर अभी ऑयल स्पिल का न्यूज़ आया था। इस रिवर के अंदर इस तरीके से पूरा ऑयल स्पिल हो गया था, तो ये इसमें काफ़ी एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो गई थी। ध्यान क्या रखना है हमें? कौन सी रिवर है? अंबर नया रिवर। कहाँ पे लोकेटेड है? रशिया के अंदर लोकेटेड है। 2 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, अंबार नया रिवर एंड लोकेशन रशिया। और क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर? इसमें डीजल ऑयल स्पिल हो गया था। अच्छा, एक ये देखो मागरेब रीजन। मागरेब रीजन क्या है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक सब रीजन है जिसको मागरेब रीजन बोलते हैं। जिसके अंदर क्या आता है? वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो कौन कौन सी आ गई हमारी? देखो आ गई वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। ओके, एंड मारिटुआना ऑल्सो। यहाँ पे छोटा सा कंट्री मारिटुआना है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस रीजन। दिस ऐसे बोल सकते हो कि सब रीजन ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में जितने भी कंट्रीज आती है एक्सेप्ट इजिप्ट को छोड़ के, सिर्फ इतना ही ले रहे हैं हम पोर्शन। तो ये सारा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? मागरेब रीजन। अच्छा, काउकाकस रीजन देखो। काउकाकस रीजन को मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था और इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को कनेक्ट करती है। तो कैस्पियन सी क्या है? हमारा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है।
सॉरी लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है। तो इससे जो भी अगर कोई जैसे कि अजरबैजान है, तो कोई बोलेगा कि अजरबैजान कैस्पियन सी से इसका बॉर्डर ओपन होता है, तो लेकिन क्योंकि कैस्पियन सी खुद एक लैंडलॉक्ड सी है, तो अजरबैजान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो काउकेशियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर हमारी जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड नहीं है। बाकी आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। और काउकेशियन रीजन जो है ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में फॉल होता है। इसके अंदर कौन सी कंट्रीज़ आती है? आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड रशिया, ये 4 कंट्रीज़ हमारी आती हैं। रशिया का ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ कनेक्टेड विद दिस। बाकी ये ध्यान रखना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान लैंडलॉक्ड हैं और जॉर्जिया इज़ दी ओनली कंट्री यहाँ पे इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में जो कि ब्लैक सी के साथ ओपन होती है, एंड इट इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो जब ये देख रहे हैं तो पूरी लोकेशन देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि रिलेटिव लोकेशन देखा करो, तो यहाँ पे पूरी रिलेटिव लोकेशन देखो, है ना। अराल सी कहाँ पे है? बिल्कुल इधर, यहाँ पे जहाँ पे सीरी दरिया आके फॉल होती है। दो रिवर थी ना हमारी, सीरी दरिया और अमू दरिया, जो यहाँ पे आके फॉल होती थी अराल सी के अंदर। और ये क्या था? एक एनक्लोज्ड सी बॉडी है, एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है। इट्स नॉट इवन ए सी, इट्स ए वाटर बॉडी। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा कैस्पियन सी आता है। कैस्पियन सी, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री है। जॉर्जिया यहाँ पे ये ओपन होता है ब्लैक सी के अंदर। और यहाँ पे हमारा सी ऑफ अजो जो स्ट्रेट ऑफ कीरच के थ्रू ब्लैक सी से कनेक्टेड है। उसके बाद में हमारा सी ऑफ मरमारा आता है, एजियन सी आता है और मेडिटेरेनियन सी आता है। इस तरीके से ये पूरा लिंकेज है। लोकेशन देखो, इसकी लोकेशन स्पेशली आपको वेस्ट टू ईस्ट ध्यान रहनी चाहिए कि ईस्टर्न मोस्ट में अराल सी है, फिर कैस्पियन सी और ब्लैक सी। अभी तो ये मैंने इतनी बार बोल दिया, यू शुड लाइक टोटली रिमेंबर इट कि क्या है ये। अच्छा, एक यहाँ पे नया पोर्ट खुला है ईरान में विच हैज़ ऑफर्ड इंटरेस्ट टू चाइना एज दिस पोर्ट इज़ लोकेटेड जस्ट 350 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अपना चाबहार पोर्ट जो हमने खोला था। तो चाबहार पोर्ट हमने कहाँ खोला था? ईरान के अंदर खोला था, ताकि हम अफ़गानिस्तान के साथ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सके बाईपासिंग दी पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने यहाँ से इश्यूज़ क्रिएट कर रहा था ना, तो हमने क्या करा कि चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान के वाया हमने अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी कर ली। तो बंदरे जस्क एक पोर्ट बनाया है ईरान के अंदर, बस ये ध्यान रखना है। बंदरे जस्क कहाँ पे है? ईरान के अंदर है, इट्स अ पोर्ट। और उसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है कॉर्नर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया था, इसको वापस रिवाइज करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है क्या। बस लोकेशन ध्यान रखना कि यहाँ पे है अपना बंदरे जस्क पोर्ट, यहाँ पे अपना ग्वादर चाबहार पोर्ट है और ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का। तो ये तीनों पोर्ट एक ही लाइन के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, एक अभी बहुत कुछ टाइम पहले बहुत इम्पॉर्टेंट सी न्यूज़ आई थी कि बोत्सवाना के अंदर बहुत सारे एलिफेंट्स उनकी सडनली दे स्टार्टेड डाइंग। ओके, तो रीज़न क्या था उसका और कहाँ पे था? बोत्सवाना के अंदर था। एक रीज़न है वहाँ पे ओक्वांगो डेल्टा। ये क्या है? एक इनलैंड रिवर डेल्टा। इनलैंड रिवर डेल्टा मतलब कोई रिवर यहाँ पे आके एम्प्टी होती है जो नदन बोत्सवाना में है। और बोत्सवाना क्या है? बोत्सवाना साउथ अफ्रीकन की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन है। तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स दे मिस्टीरियसली स्टार्टेड डाइंग एज सुन एज दे ड्रिंक द वाटर ऑफ दैट रिवर। तो उसके बाद में भी रिसर्च में पता चला कि वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया पाया गया था। तो साइनोबैक्टीरिया की वजह से जब उन्होंने वो पानी पिया तो सडनली दे स्टार्टेड डाइंग। तो ये काफ़ी एक सैड न्यूज़ था। बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे अपने को कि ओक्वांगो डेल्टा कहाँ पे है और ये क्या है? इनलैंड रिवर डेल्टा है। बस इतना से ध्यान रखना, ये किसी ओशन या सी के अंदर नहीं खुलता है, इट्स इनसाइड ऑफ अ कंट्री अंदर इनलैंड रिवर डेल्टा है। ओके, और कहाँ पे है ये? बोत्सवाना के अंदर। और ये अपने बहुत ही स्प्रॉलिंग ग्रासी प्लांट्स होते हैं। जब कोई सीज़न में बारिश होती है, जब फ्लडी सीज़न आता है, तो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी ग्रास उग जाती है। तो ये एनिमल हैबिटेट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस बन जाता है।
अच्छा, एक और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो काफ़ी न्यूज़ में थी। ये ईस्टर्न भूटान के अंदर है। सबसे पहले तो दिस इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन भूटान के अंदर लोकेटेड है। और ये अरुणाचल प्रदेश के साथ, यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। तो बस इसकी लोकेशन ही ध्यान रखनी है, बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्या ये। अरब वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट हुआ है यूएई के अंदर, और उसका नाम है बाराक न्यूक्लियर पावर। लोकेशन ध्यान रख लो, बाराक न्यूक्लियर पावर कहाँ पे है हमारा यूएई में। एंड दिस इज़ अरब वर्ल्ड का फर्स्ट। अगर ये एशिया का या कुछ और आ जाए तो प्लीज़ उसको मत टिक करना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है। अरब का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है ये। ओके, इंटरनेशनल के अंदर अपनी लास्ट लोकेशन बचती है गालापागोस आइलैंड। क्या है ये, कहाँ पे लोकेटेड है? देखो, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में यहाँ पे लोकेटेड है ये गालापागोस आइलैंड, जो बिल्कुल इक्वेटर के पास, इक्वेटर इसके ऊपर से निकल रहा है ऑलमोस्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्या ध्यान रखोगे, लोकेशन कहाँ पे इसकी, पैसिफिक ओशियन में, और इक्वेटर इसके ऊपर से पास हो रहा है। ठीक है, ये देखो इक्वेटर लाइन इसमें से निकल रही है। और क्या है ये, वोल्केनिक ओरिजिन का है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इससे सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन सी है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक्वाडोर इसकी सबसे नियरेस्ट कंट्री है। 1978 के अंदर यूनेस्को का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था ये। नेचुरल हैबिटेट है ये, बहुत सारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल्स का स्पेशली यहाँ पे हैमर हेड शार्क देख रखी है। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि आइसोलेटेड टेरेन है, और दूसरा इक्वेटर इसके पास से निकलता है, तो पूरा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एरिया है। और दूसरा क्योंकि आइसोलेटेड है तो इसमें क्या है कि बहुत ही प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं। तो 1835 के अंदर यहाँ पे चार्ल्स डार्विन भी गए थे, उन्होंने यहाँ ही केम हियर एंड ही स्टडीड अबाउट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑल्सो। तो ये इसका लोकेशन ध्यान रखना है कि गालापागोस आइलैंड कहाँ है, इक्वेटर इसके पास से, ऊपर से अंदर से निकलती है, ऊपर से पास से भी नहीं बोल सकते, मतलब फ्रॉम इट द इक्वेटर पासेज। और दूसरा ये आइलैंड 1978 के अंदर यूनेस्को का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। ये 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, एंड इसके साथ ही अपना इंटरनेशनल लोकेशंस का होता है कंप्लीट। देखो, मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर से, जो हमारी वेबसाइट्स हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की, वहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। इट आई थिंक कि मैंने एक पूरा कंप्लीट कवरेज कर लिया है, एंड आई रियली ट्राइड कि मैं कुछ मिस आउट ना करूँ इसमें से। बट अगेन आई वुड से कि प्लीज़ एक बार इसका देखो, रिवीजन कर लेना। बिना रिवीजन के कोई सेंस नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगी इन्फॉर्मेशन ये। तो एक बार क्विकली फटाफट से इस बार PDF से देख लेना, चाहे आप स्लाइड व्लाइड ये मत देखना, क्योंकि टाइम अपने पास अभी कम है, और रिवीजन पे फोकस करो। अभी नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम नेशनल की जितनी भी लोकेशंस है उसको देखेंगे, और उसके साथ ही हमारी सारी लोकेशंस ख़त्म हो जाएंगी। ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।